प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे उस विषय का शीर्षक है हुमायूं की असफलता के कारण। जैसा कि उल्लेखित है कि 1540 में कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह के द्वारा हुमायूं को पराजित किया गया और पराजित करने के पश्चात दिल्ली और आगरा पर शेरशाह सूरी का अधिकार स्थापित हो गया और हुमायूं को दर दर की ठोकर खाने के लिए उसने विवश कर दिया। एक तरीके से यदि हम देखें तो कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध मुगल इतिहास में एक ऐसा समय था या एक ऐसा काल आया जिसके संबंध में इतिहासकारों का मानना है कि जिस प्रकार से पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को यानी कि अफगानों को बुरी तरीके से पराजित किया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। इतिहास एक बार पुनः यहां दोहराता है। कन्नौज और बिलग्राम के युद्ध में यहां अफगानों ने मुगलों के विरुद्ध जिस प्रकार से युद्ध लड़ा और इस युद्ध में उन्होंने जिस प्रकार से अपनी शौर्य और वीरता का यहां प्रदर्शन किया, उससे इस बात को से इनकार नहीं किया जा सकता कि मुगलों को उन्होंने कुछ समय के लिए सत्ता से विहीन कर दिया और दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर यहां हिंदुस्तान में एक नए राजवंश की अब एक स्थापना की गई जिसे सूरवंश के नाम से जाना जाता है। हुमायूं को इस युद्ध के पश्चात जो कठिनाइयां उसे प्राप्त हुई, उन कठिनाइयों के साथ साथ उसने जो असफलता उसे हाथ लगी, उसके पीछे कौन कौन से कारण निहित थे, यदि हम उन कारणों की चर्चा करें तो उसमें कुछ ऐसे प्रमुख कारण निहित थे जिनमें सबसे पहला कारण यदि हम देखें, हुमायूं के द्वारा अपने साम्राज्य का विभाजन करना, ये एक प्रमुख कारणों में से एक था। जैसा कि उल्लेखित है कि 1530 में बाबर की मृत्यु हुई। उस मृत्यु के पश्चात हुमायूं ने अपने पिता की इच्छा अनुसार अपने साम्राज्य को अपने परिजनों के अंदर विभक्त कर दिया। उसने कामरान को पंजाब और सिंध मुल्तान से लगते हुए उसने मध्य एशिया के जो उसके पिता के द्वारा जो साम्राज्य स्थापित किया गया, काबुल कंधार जैसे प्रदेश थे, उन प्रदेशों का राज्य उसने कामरान को दे दिया। अस्करी और हिंदाल को भी उसने हिंदुस्तान के अंदर संबल या रेवाड़ी या मेवात का क्षेत्र प्रदान कर दिया। एक तरीके से मिर्जा बंधु जो थे उसके सगे संबंधी, उन्हें उसने समरकंद और या जो बलक बदख्शा के जो राज्य थे, उन राज्यों पर एक तरीके से उन्हें खुली छूट उसने प्रदान कर दी। ये हुमायूं के जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। कहने का अभिप्राय कि मध्य एशिया से जो राज्य या जो उसके पिता का जो पैतृक राज्य था, जिसे उसने अपने कुशल योग्य नेतृत्व से स्थापित किया था, उस राज्य से अब उसका सीधा सीधा संबंध कट गया। एक तरीके से उसकी जो शक्ति का आधार माना जाता था, उसकी शक्ति एक अब कम हो गई और इस तरीके से न केवल उसने अपने साम्राज्य को अपने भाइयों के अंदर विभक्त कर एक तरीके से अपनी लिए मुसीबत खड़ी कर ली, दूसरी तरफ यहां हम देखते हैं कि हुमायूं ने कुछ ऐसी भूल और की जिनके बारे में कहा जाता है कि 1531 में उसने जब कालिंजर के दुर्ग पर आक्रमण किया और इस दुर्ग का घेरा उसने 1.5 महीने तक लगभग उसने डाले रखा और यहां का शासक प्रताप रुद्र जो था वो संधि के लिए जब बाध्य हो गया तो उससे वह हर्जाना लेकर के इस किले को छोड़कर वह आगे बढ़ गया और आगे इसलिए बढ़ गया कि उसे यह जानकारी मिली कि महमूद लोदी जौनपुर की तरफ आगे बढ़ रहा है। ये हुमायूं की सबसे बड़ी भूल थी। भारतीय इतिहासकारों ने भी
हुमायूं के द्वारा उठाया गया ये इस कदम की आलोचना की है। दूसरी तरफ हम यह देखें कि हुमायूं को कुछ ऐसे अवसर भी प्राप्त हुए, उन अवसरों को उसने उनका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। जैसा कि कहा जाता है कि 1538 के अंदर जब गुजरात के शासक बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया और इस समय मेवाड़ में रानी कर्मावती, राणा सांगा की पत्नी, संरक्षिका बनकर के मेवाड़ का शासन प्रबंध चला रही थी, उस समय गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ के दुर्ग को घेर लिया। इस स्थिति में रानी कर्मावती ने हुमायूं को अपना भाई मानते हुए एक राखी भेजी और उससे सहायता की याचना की। हुमायूं यद्यपि कर्मावती की सहायता के लिए निकल पड़ा था, लेकिन सारंगपुर के निकट ही वो रुक गया। यहां पर बहादुर शाह का एक दूत, बहादुर शाह को इस बात की जानकारी प्राप्त हो चुकी थी कि रानी कर्मावती की चित्तौड़ की सहायता करने के लिए हुमायूं सेना लेकर निकल चुका है। उसने अपना एक दूत हुमायूं के पास भेजा, जो कि सारंगपुर में उससे मिला और उससे यह कहलवाया कि वह एक काफिर राजा के विरुद्ध, अर्थात हिंदू राजा के विरुद्ध इस समय युद्ध कर रहा है, इसलिए एक मुस्लिम शासक होने के नाते उसे एक मुस्लिम शासक के ऊपर आक्रमण नहीं करना चाहिए। इस तरीके की बातों में हुमायूं बहादुर शाह के द्वारा जो कही गई थी उनमें आ गया और उसने चित्तौड़ की मदद नहीं की। ये हुमायूं के जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। यदि उस समय हुमायूं रानी कर्मावती मेवाड़ की यदि वो मदद करता तो शायद मेवाड़ के साथ मुगलों के जो कटु संबंध रहे वो शायद नहीं रहते, ना ही राणा सांगा के उत्तराधिकारियों को मुगलों के साथ लंबा संघर्ष करना पड़ता। ये हुमायूं की एक सबसे बड़ी भूल थी कि उसने उस समय चित्तौड़ की मदद नहीं की। दूसरी तरफ हम यहां देखते हैं कि हुमायूं के द्वारा जिस प्रकार से अपने भाइयों का जो सहयोग उसे मिलना चाहिए था, वो सहयोग उसे नहीं प्राप्त हुआ। एक तरफ जब वह बहादुर शाह के विरुद्ध अभियान में घिरा हुआ था, दूसरी तरफ यहां शेर शाह बिहार के अंदर मुगलों के किलों पर लगातार अपना अधिकार स्थापित कर रहा था। और दूसरी तरफ यह हम देखें कि हुमायूं के द्वारा कुछ ऐसी भूल और की गई जिनका यहां उल्लेख करना जरूरी होगा कि जिस समय वो बंगाल विजय के लिए निकला तो बंगाल के अंदर वहां के शासक की मृत्यु के पश्चात जो राजनीतिक कलह की स्थिति उत्पन्न हुई, उस स्थिति का फायदा उठा करके नहीं हुमायूं बंगाल को मुगल साम्राज्य का अभिन्न अंग बनाने के उद्देश्य से वहां पहुंचा। वह राजधानी गौड़ में पहुंच गया और वहां पहुंचने के पश्चात उसने बंगाल को जीत भी लिया और जीतने के पश्चात कई महीने उसने बंगाल के अंदर ही व्यर्थ में गवा दिए। जब वो बंगाल में अपने विलासितापूर्ण जीवन में लिप्त था, उस समय शेर शाह उत्तर भारत के अंदर खासकर बंगाल और उसके बिहार और उसके आसपास के क्षेत्रों में जो मुगलों के अधीन जो किले थे, उन किलों पर फतेह करने में लगा हुआ था। जब हुमायूं को इस बात की जानकारी मिली तो वह शेरशाह के विरुद्ध निकला। कहते हैं कि उसने 1539 के अंदर चौसा के युद्ध में शेरशाह के विरुद्ध जो कार्रवाई की, उस कार्रवाई में भी उसे यहां सफलता प्राप्त नहीं हुई। उसके पास में यद्यपि समुचित बड़ा तोपखाना था, लेकिन उसने शेरशाह के विरुद्ध तोपखाने का प्रयोग नहीं किया। दूसरी तरफ उसने जब शेरशाह के विरुद्ध कार्रवाई के लिए जो समय उसने चुना, वो समय वर्षाकालीन था। इसलिए जिस समय उसने शेरशाह के विरुद्ध युद्ध करने के लिए वो जिस स्थान पर गया और अचानक वर्षा के कारण उसके शिविर बह गए और यहां तक कि
उसके पास में उनके जो सैनिक थे, उन सैनिकों के हथियार सारे के सारे तेज पानी के बहाव या बाढ़ आने के कारण बह गए। इस कारण से कहते हैं कि कर्मनाशा नदी जो थी बिहार के अंदर, उस नदी को पार करने में हुमायूं की मदद एक निजाम नामक एक बिश्ती के द्वारा की गई। कहते हैं कि ये वो निजाम नामक जो बिश्ती था, उस बिश्ती ने अपनी मशक की सहायता से हुमायूं को इस नदी को पार करवाया और उसे पार कराने के पश्चात उसकी जान बचाई। कहते हैं कि जब हुमायूं ने 1556 में जब शेरशाह सूरी के वंशजों से, उत्तराधिकारियों से जब पुनः दिल्ली और आगरा को जीत लिया, तो जीतने के पश्चात एक दिन वो दरबार में बैठा हुआ था और उसे निजाम नामक उस बिश्ती का ख्याल आया और उसे दरबार के अंदर बुलाया गया। दरबार में जब उसे बुलाया गया तो उसने उस बिश्ती से कहा कि मैं तुम्हें आज जो तुम मांगो मैं वो दे सकता हूं। कहते हैं कि बिश्ती ने उससे एक दिन का शहंशाह बनने की गुजारिश की। हुमायूं ने बाकायदा उसकी ताजपोशी की और उसे एक दिन का शहंशाह बनाया गया और उसने अपने एक दिन के इस शासन काल के दौरान उसने चमड़े के सिक्के चलाए। इस बात का उल्लेख केवल मात्र एक मुगलकालीन ग्रंथ के अंदर हमें देखने को मिलता है और वो है गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया हुमायूंनामा। हुमायूंनामा में उसने हुमायूं के दरबार की जो शान शौकत है उसका वर्णन किया और जिस प्रकार से बिश्ती को बुलाया गया, निजामुद्दीन नामक उस बिश्ती को बुलाया गया और उसके समक्ष हुमायूं ने ये बात रखी, ये सारा का सारा उल्लेख हमें हुमायूंनामा के अंदर देखने को मिलता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हुमायूं के द्वारा जिस प्रकार के निर्णय जो लिए गए वो निर्णय सही नहीं थे। इस कारण से उसे अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ा। दूसरी तरफ यहां हम देखते हैं कि हुमायूं के समक्ष एक अवसर और मिला। कहा जाता है कि सत्ता से विहीन होने के पश्चात हुमायूं जब सिंध की तरफ जा रहा था तो यहां मारवाड़ के शासक राव मालदेव का एक दूत उससे आके मिला और उसने शेरशाह सूरी के विरुद्ध सैन्य सहायता का प्रस्ताव, राव मालदेव का प्रस्ताव हुमायूं के समक्ष रखा। लेकिन हुमायूं जो कि शंकालु प्रवृत्ति का व्यक्ति था, उसने इस प्रस्ताव को नहीं माना और वो अन्य शासकों से या हम ये कहें कि अपने भाइयों से सैन्य सहायता की गुजारिश करता रहा, लेकिन उसे अपने भाइयों का किसी प्रकार से कोई सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। और अंत में हम यह देखते हैं कि ईरान के शासक से वो सैन्य सहायता प्राप्त करके फिर वापस पुनः अपनी सेना को संगठित करता है और पुनः अपने खोए हुए प्रदेशों को जीतने का प्रयास करता है। हुमायूं के बारे में कहा जाता है कि उसके अंदर कुछ चारित्रिक दोष भी निहित थे। उन चारित्रिक दोष के कारण एक तो उसके अंदर डिसीजन पावर, अर्थात वो सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाता था। दूसरा, उसे अफीम की जबरदस्त आदत थी। अफीम की आदत के साथ साथ वो जिस प्रकार से मद्यपान करता था और रास रंगरेलियों के अंदर जिस प्रकार से लिप्त हो जाता, वो समय को वो गुजारता चला गया। ऐसे ही अनेक अवसर यहां हमें देखने को मिलते हैं। चाहे हम बंगाल विजय की बात करें, चाहे बहादुर शाह के विरुद्ध जब उसने गुजरात अभियान किया और गुजरात अभियान के दौरान जब उसे प्रारंभिक सफलता प्राप्त हुई, उस सफलता के बाद में जिस तरीके से उसने कई महीनों तक अपना समय इस प्रकार से व्यतीत कर दिया, इस कारण से शेरशाह को बंगाल और बिहार के अंदर मुगलों के अधीन जो किले थे, उन किलों को फतेह करने में उसे सहायता प्राप्त होगी। एक तरीके से हम कहें कि शेरशाह को अपनी शक्ति बढ़ाने का अवसर प्राप्त हो गया। इस प्रकार से हुमायूं के कुछ जो चारित्रिक दोष थे, उन दोषों के कारण वह सही समय पर कोई डिसीजन नहीं कर पाया और इस कारण से उसे अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ा। और एक बात और यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि 1540 के अंदर कन्नौज या बिलग्राम का जो युद्ध हुआ, इस युद्ध के अंदर उसने जो स्थान
नीचा जो चुना मैदान के अंदर, कहते हैं कि उसे इस बात की भी समझ नहीं थी कि बारिश का समय है और बारिश के समय के कारण अगर नदी के अंदर तेज बहाव आ गया तो उसकी सेना उस बहाव में बह सकती है। और हुआ भी यही। अचानक वह 1.5 महीने तक बिना किसी कार्रवाई के 1540 में शेरशाह के विरुद्ध वह रुका रहा बिलग्राम नामक गांव के अंदर। और बाद में जब बारिश का मौसम शुरू हुआ और जिस तरीके से तेज पानी का बहाव आया, उस बहाव के अंदर उसका तोपखाना, उसके असला बारूद सारा का सारा नष्ट हो गए और सेना एक तरीके से उस पानी के अंदर बह गई। और इस समय फिर शेरशाह को अवसर प्राप्त हो गया और शेरशाह ने उस पर आक्रमण कर दिया और इस तरीके से उसे पराजय का सामना करना पड़ा। इसी प्रकार से हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। थैंक यू।